देवता एपिसोड 658। तुम तंजिया अंदाज में समझाओगे तो मैं कभी नहीं समझूंगी। अच्छा, मैं बड़ी शराफत से समझा रहा हूं। आज रात तुम मेरे साथ इस शहर के बाहर वाक़े डाक बंगले में चलोगी। वहां मेजर तुम्हारा मुंतजिर रहेगा। वो घूंसा दिखाते हुए तेजी से उसके करीब आई। पारस ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, मैं संजीदगी से वादा करता हूं, तुम्हारा ये हाथ मैंने पकड़ा है, कोई दूसरा नहीं पकड़ सकेगा। वो एकदम से ढीली पड़ गई। मुस्कुराते हुए बोली, सच कह रहे हो? मैं जो कह रहा हूं तुम्हें उस पर अमल करना होगा। तुम इस बात का वादा करो कि मेरी इज्जत पर आंच नहीं आएगी, तो फिर तुम्हारे लिए जान की बाजी भी लगा सकती हूं। आज रात 9 बजे हम उस डाक बंगले में जाएंगे। मेजर तुम्हारा मुंतजिर रहेगा। तुम उससे बातें करोगी। अगर वो हाथ पकड़ना चाहेगा तो तुम शर्त पेश करोगी कि वो हमारे माल को बेस्ट क्वालिटी करार दे और उसकी तहरीरी रिपोर्ट लिख दे। अगर वो एतराज करेगा तो उसे समझा सकती हो। ये रिपोर्ट लिखने के बाद उसी के पास रहोगी। तुम सुबह जाते हुए उससे रिपोर्ट ले जाओगी। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं इतनी बेगैरत हूं कि सुबह तक उसके पास कमरे में रहूंगी? पहले मेरी पूरी बात सुन लो। जब तक तुम उससे रिपोर्ट लिखवाओगी और दस्तखत कराओगी, तब तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अगर पहुंचने में जरा देर हो जाए तो तुम नादान बच्ची नहीं हो। उसे अपनी अदाओं से बहलाए रखने की कोशिश करना। बहरहाल मैं वादा करता हूं कि वक्त पर पहुंच जाऊंगा। तुम पहुंचकर क्या करोगे? अगर हमने वो रिपोर्ट ले ली और उससे झगड़ा बढ़ गया तो उस रिपोर्ट को वो मनसूख कर सकता है। हमारे माल के खिलाफ दूसरी रिपोर्ट पेश कर सकता है। वो दूसरी रिपोर्ट पेश करने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। वो एकदम से घबरा कर बोली, क्या क्या तुम उसे मार डालोगे? नैन्सी, जब उसने तुम्हारी इज्जत से खेलने की बात की तो तुम्हें कितना गुस्सा आया था। मेरा ख्याल है तुमने गुस्से में उसे कत्ल करने के मुताल्लिक सोचा होगा। हाँ, मैंने सोचा था, लेकिन सोचने और करने में बड़ा फर्क है। फर्क इसलिए है कि तुम औरत हो और कमजोर हो। जो सोचती हो वो कर नहीं सकती। मैं मर्द हूं, तुम्हारी सोची हुई बात को पूरा कर सकता हूं। हमें ऐसे शैतानों को सजा देनी चाहिए ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो। अगर तुम सजा देना नहीं चाहती, उसे मुआफ कर देना चाहती हो, तो फिर जाओ। फिर सुबह उसके कमरे से वापस आना। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मेजर को मुंह तोड़ जवाब दो। लेकिन डॉन, तुम बहुत खतरनाक कदम उठाने वाले हो। अगर हम फंस गए तो क्या होगा? हम कभी नहीं फंसेंगे। जैसे ही रात को मैं कमरे में आऊंगा, तुम बाहर चली जाओगी। बाहर गाड़ी मौजूद होगी। तुम उसमें बैठकर अपने घर पहुंच जाओगी। नहीं, मैं तुम्हें तना छोड़कर नहीं जाऊंगी। जो मैं कहता हूं तुम वो करोगी। तुम जो कहोगे वो मैं करती रहूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तुम डाक बंगले से गाड़ी लेकर कम से कम 1 फरलांग के फासले पर जाकर इंतजार करना। मैं वहां आ जाऊंगा। वो जरा सहमी हुई सी उसकी आंखों को देख रही थी। नजरें मिलते ही उसने अपनी नजरें झुका लीं। फिर कहने लगी, तुम्हारी आंखें जितनी खौफनाक हैं उतने ही इरादे भी खौफनाक हैं। मुझे तुमसे डर लग रहा है। क्या डर के साथ छोड़ दोगी? उसने इनकार में सर हिलाया। फिर उसके बाजू पर सर रखकर बोली, मैं तुमसे डरते डरते मर जाऊंगी, मगर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। वो रात के 8 बजे तैयार होकर निकले। नाना ने खुश होकर कहा, मैं बयान नहीं कर सकता कि तुम दोनों को साथ देखकर मुझे कितनी खुशी मिलती है। आज तक मैंने अरबों डॉलर कमाए, लेकिन औलाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। अगर औलाद खुशहाल है तो हमारा बुढ़ापा बड़े सुकून से गुजर जाता है। जब मौत आएगी तो मैं बेसुकूनी से मरूंगा। नैन्सी ने उनकी गर्दन में बाहें डालकर कहा, ग्रैंडपा, आप जिंदा रहेंगे, हमारे बुढ़ापे तक भी जिंदा रहेंगे। आपका साया बिलाशुबा हमारी सरों पर रहेगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं बरसों जिंदा रहूं, तो अपनी ये बाहें मेरी गर्दन में नहीं, मेरे नवासे की गर्दन में डालो और शादी कर लो। वो हंसती हुई वहां से भाग गई। नाना ने मुस्कुराकर पारस से पूछा, क्यों मिस्टर नवासे, मेरी नवासी कैसी है? बहुत अच्छी है, बल्कि बहुत ही अच्छी है, लेकिन अपने मिजाज में ढालने के लिए जरा वक्त लगेगा। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मेरी बेशुमार दौलत बाहर नहीं जाएगी, इसलिए मिजाज को एक दूसरे से मिलकर ढालते रहो। लेकिन शादी पक्की है और ये शादी 2 दिन के अंदर होगी। पारस शर्माता हुआ बाहर आ गया। वहां नैन्सी इंतजार कर रही थी। ये शादियों का सिलसिला क्या चल पड़ा है? समार्था से इसलिए शादी की थी कि उससे कोई हमदर्दी नहीं थी। वो जालिम बाप की जालिम बेटी थी। डॉन को शादी के बाद खत्म कर देना चाहती थी। कुदरत ने खुद ही उसे ठिकाने लगा दिया।
लेकिन नैन्सी उससे मुख्तलिफ थी। एक अच्छी सुलझे हुए जहन की लड़की थी। उसे डॉन की हैसियत से चाहती थी और उसके सिवा किसी और को अपना हाथ पकड़वाना भी गवारा नहीं करती थी। न वो लालची थी न खुदगरज। अपने सीने में एक मोहब्बत करने वाला दिल रखती थी और वो ऐसी लड़की को धोखा नहीं देना चाहता था। उसने कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठते हुए कहा, मैं यहाँ के रास्ते नहीं जानता, मुझे गाइड करती रहो। उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। नैन्सी ने कहा, अभी 8 बजे हैं, क्या हम इतनी जल्दी डाक बंगले में जाएंगे? नहीं, पहले ज़रा हम घूमने फिरने जाएंगे। यहाँ से रेनकन स्ट्रीट चलो, वहाँ रात को अच्छी चहल पहल रहती है। हम उस रास्ते से गुजरते हुए जाएंगे। पारस ने पूछा, सुना है यहाँ एक शीबा नामी मोअज़्ज़ज़ खातून रहती थी और वो टेलीपैथी जानती थी। हाँ, हमारी कौम को एक टेलीपैथी जानने वाली हस्ती नसीब हुई थी, लेकिन पता नहीं क्या बात हो गई, उन्होंने खुदकुशी कर ली। तुमने फराद अली तैमूर का नाम सुना होगा? हाँ, सुना है। वो भी टेलीपैथी जानता है। उसने दावा किया है कि शीबा ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे खुदकुशी पर मजबूर किया गया था। उसके कातिल हम तंजीम वाले लोग हैं। उसने इस सिलसिले में यहाँ के आला हुक्काम को सजाएं भी दी थीं। उन्हें शीबा के जनाजे के साथ नंगे पांव चलाया था। ये टेलीपैथी के अजीब व गरीब किस्से हैं। मैं सुनती हूँ तो दिलचस्पी महसूस होती है, लेकिन कारोबारी मामलात में उलझी रहती हूँ। टेलीपैथी के बारे में मजीद जानने का मौका नहीं मिलता। मोहतरमा शीबा की तदफीन कहाँ हुई थी? आगे एक कब्रिस्तान है, वहाँ उसका एक बहुत ही खूबसूरत मज़ार बनाया गया है। सुना है अब तक कोई 25-30 लाख डॉलर खर्च हो चुके हैं और मजीद खर्च किए जाएंगे। मालूम होता है उसे मौजूदा दौर का ताजमहल बनाया जा रहा है। पारस ने दिल ही दिल में कहा, हाँ, एक महबूबा के लिए ताजमहल बनाया गया था, ये मेरी माँ के लिए बनाया जा रहा है और तंजीम वाले मुल्क में यही एक ताजमहल रहेगा, बाकी सब खंडर हो जाएंगे। वो उस कब्रिस्तान से गुजरते हुए डाक बंगले तक पहुंच गए। पारस ने गाड़ी रोक दी, फिर उतरते हुए बोला, यहां से तुम ड्राइव करती हुई जाओ, अपनी ज़ात पर भरपूर एतमाद रखो, मैं तुम्हारे साथ साए की तरह लगा रहूंगा। वो स्टीयरिंग सीट पर बैठते हुए बोली, डॉन, एक बात अच्छी तरह सुन लो, अगर तुम वक्त पर ना पहुंचे और मेरी इज्जत पर जरा भी आंच आई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी। जाओ, शाबाश। वो कार ड्राइव करती हुई आगे बढ़ी। सामने ही डाक बंगला था। गाड़ी की आवाज़ सुनकर मेजर बाहर आ गया, फिर उसे कार से उतरते हुए देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम 10 मिनट लेट आई हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं बरसों से इस आने वाली क़यामत का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने हाथ आगे बढ़ाया। वो उसका हाथ थाम कर बंगले के अंदर आ गई। मेजर ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया, फिर उसके करीब आ गया। वो उससे कतराकर दरवाजे के पास आई, उसे खोलते हुए बोली, दरवाज़ा अभी बंद नहीं होगा। अच्छा, तो फिर कब बंद होगा? तुमने मुझे मोहब्बत से नहीं, कारोबारी शर्त पर बुलाया है, लिहाजा पहले शर्त पूरी होगी। उसने पर्स खोलकर कागज़ और कलम निकाला, फिर कहा, पहले इस पर हमारे तैयारशुदा माल की बेहतरीन रिपोर्ट लिखकर दस्तखत कर दो। दस्तखत करने के बाद तुम हाथ से निकलना चाहोगी। जब तक ये कागज़ तुम्हारे हाथ में रहेगा, मैं तुम्हारे हाथ में रहूंगी। सुबह इसे अपने साथ ले जाऊंगी। हाँ, तुम्हारी ये बात मानने वाली है। लाओ, मैं लिख देता हूँ। वो कागज़ और कलम लेकर लिखने लगा। नैन्सी सहमी हुई थी, परेशान होकर कभी खिड़की और कभी दरवाजे की तरफ देख रही थी। डॉन ने कहा, वो लिख चुका था और दस्तखत भी कर चुका था। फिर वो उठकर खड़ा हो गया, कागज़ को तय करके तकिए के नीचे रखते हुए बोला, अब ये कागज़ कल सुबह निकलेगा। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया था, तुमने खोल दिया। अब तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है। जाओ, अपने हाथों से दरवाजे को बंद कर दो। उसने विस्की की बोतल निकाली, फिर एक गिलास में उंडेलने लगा। वो खड़ी हुई सोच रही थी, ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। उसके दिमाग में कोई तदबीर नहीं आ रही थी और वो दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहती थी, बंद करके खुद को कैदी नहीं बनाना चाहती थी। मेजर ने शराब के गिलास में बर्फ़ के टुकड़े डाले, थोड़ा सा पानी डाला, फिर उसे उठाकर बोला, वाह, ये भी क्या चीज़ है, क्या रंग है, ऐसा लगता है जैसे गिलास में सोना पिघल रहा है। ये कहकर उसने एक घूंट लिया, फिर उसकी तरफ देखकर बोला, अरे तुम अभी तक खड़ी हुई हो, दरवाज़ा बंद करो। मैं बंद नहीं करूँगी। क्या मतलब? मतलब ये कि दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत है, इसे खुला रहने दो। उसने एक कहका लगाया, 2-4 घूंट पिए, उसके बाद उठकर खड़ा हो गया, फिर कहने लगा, मैं भूल गया था,
ऐसे वक्त औरत शर्माती है। दरवाज़ा मुझे ही बंद करना चाहिए। वो एक कदम आगे बढ़ा, जरा लड़खड़ाया, फिर बोला, अरे वाह, 2-4 घूंट में ही नशा होने लगा। नहीं नहीं, ये शराब का नहीं, तुम्हारा नशा है। देखो खामखा कदम डगमगा रहे हैं। वो हंसता हुआ दरवाजे के पास आया, फिर उसके पट बंद करना ही चाहता था कि मुंह पर एक जबरदस्त घूंसा पड़ा। नैन्सी को यूं लगा जैसे डूबते डूबते अचानक साहिल पर पहुंच गई हो। मारे खुशी के हलक से चीख निकल गई। मेजर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। सबसे पहले उसने अपने होठों के पास गर्मी महसूस की। हाथ लगाकर देखा तो बाँचों से लहू रिसने लगा था। बड़ा ही जबरदस्त हाथ था। बस ऐसे ही महसूस हुआ था जैसे मुंह पर लोहे की सलाख पड़ी हो। वो गुस्से से झुंझलाकर उठना चाहता था, फिर मुंह पर एक और जबरदस्त ठोकर पड़ी। वो उलटकर लुढ़कता हुआ पलंग के नीचे चला गया, फिर करवट बदलकर बाहर निकला। सर उठाकर देखा तो सामने डॉन मॉरिस नजर आया। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। उसने कहा, नैन्सी, वो कागज लो और यहां से जाओ। मैंने जहां कहा था वहां मेरा इंतजार करना। मैं अभी आ रहा हूं। नैन्सी ने फौरन तकिए के नीचे से कागज निकाला, फिर कहा, मैं उसी जगह इंतजार करूंगी। देर नहीं करना। तुम नहीं आओगे तो मैं रात से सुबह कर दूंगी। उस जगह से नहीं हिलूंगी। मेजर ने कहा, तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने जो माल की रिपोर्ट लिखी है उसके खिलाफ एक और रिपोर्ट भी लिख सकता हूं। पारस ने कहा, हाँ, अगर तुम जिंदा रहोगे तो जरूर लिखोगे। नैन्सी चली गई। मेजर ने थूक निकलते हुए पूछा, क्या तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो? क्या हम जेल जाने के लिए और अपने कारोबार को तबाह करने के लिए तुम्हें जिंदा छोड़ दें? तुम्हारे जैसे अय्यार शैतान अफसर को मर जाना चाहिए। उसने रिवॉल्वर से निशाना लिया। मेजर ने इनकार में हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, देखो, गोली ना चलाना। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। मैं कसम खाता हूं, तुम जो कहोगे वही करूंगा। क्या तुम अपनी कसम पर कायम रहोगे? जो मैं पूछूंगा उसका जवाब दोगे? हाँ हाँ, जो पूछना चाहते हो पूछ लो। मैं सच सच जवाब दूंगा। मेरी मम्मी शीबा के मुतालिक जो जानते हो वो बयान करो। वो किस तरह यहां लाई गई थीं, कहाँ रखी गई थीं, और उनके खिलाफ क्या साजिशें होती रहीं। तुम शीबा को मम्मी कह रहे हो? हाँ, मैं अपनी मम्मी का बेटा हूं। इसके बाद मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ तुम जवाब दोगे। अगर तुमने मम्मी के मुताल्लिक कुछ बताने से इनकार किया तो अभी एक गोली चलेगी और तुम इस दुनिया से रुखसत होकर दोबारा नहीं आ सकोगे। मेरी समझ में नहीं आता मैं शीबा के बारे में क्या बताऊं। मैं तो बहुत कम जानता हूं। तुम बर्री फौज के मेजर हो। जब मेरी मम्मी और पापा को किसी महल में कैद किया गया था तो वो महल फौजियों के हवाले किया गया था। तुम्हारी मालूमात दुरुस्त हैं, लेकिन मेरी ड्यूटी महल के बाहर हुआ करती थी। मैं अंदर के मामलात को बिल्कुल नहीं जानता। फिर कौन जानता है? उस महल के अंदरूनी मामलात का इंचार्ज कर्नल जैक्सन था। उसका टेलीफोन नंबर और पता बताओ। वो बताने लगा। पारस ने कहा, मैं यकीन करना चाहता हूं कि तुमने सही नाम, पता और टेलीफोन नंबर बताया है, लिहाजा रिसीवर लाओ और नंबर डायल करो। वो फर्श पर से उठकर टेलीफोन के पास जाने लगा। वहां तक पहुंचते ही उसने अचानक पलटकर रिवॉल्वर पर हाथ मारा। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर चला गया। फिर उसने घूमकर एक लात मारनी चाहिए। पारस जरा पीछे हट गया। वो घूमता हुआ रिवॉल्वर के पास जाकर फर्श पर गिरा। फौरन ही उसे उठाकर निशाने पर रखते हुए बोला, अब तो तुम कुत्ते की मौत मरोगे। पारस ने कहा, मैं मरने से पहले एक बार पूछूंगा, अगर तुमने कर्नल का सही नाम, पता और फोन नंबर बताया है? हाँ, मैंने अपनी जान बचाने के लिए सच उगल दिया था, मगर यह सच इस कमरे से बाहर नहीं जा सकेगा और तुम भी ये सच बोलने के काबिल नहीं रहोगे। मैं पारस हूं, अपनी मम्मी शीबा का बेटा हूं और यहां डॉन मॉरिस के रूप में आया हूं। चलो रिसीवर उठाओ और नंबर डायल करो। रिवॉल्वर फेंक दो, वो खाली है। मेजर ने चौंक कर रिवॉल्वर की तरफ देखा। उसी वक्त उसके हाथ पर एक ठोकर पड़ी। रिवॉल्वर हाथ से निकला, फजा में किया। फिर पारस ने उछलकर उसे कैच कर लिया। वापस जमीन पर पहुंचकर बोला, रिवॉल्वर खाली नहीं है। ये कहते ही उसने एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद किया। उसे लगा जैसे लोहे की सलाख पड़ी हो। उसकी नाक से और बाँछों से खून बहने लगा। आंखों के सामने कुमकुमे जलने बुझने लगे। उसने उसकी गर्दन पर हाथ रखकर धक्का दिया। वो लड़खड़ाता हुआ टेलीफोन के पास आकर गिर पड़ा। मेजर, मैं बार बार नहीं कहूंगा, फौरन रिसीवर उठाओ। वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। फिर बोला, मैं कर्नल से क्या कहूंगा? पहले यकीन कर लेना कि दूसरी तरफ से कर्नल ही बोल रहा है। जब यकीन हो जाए तो उससे कहना,
इस वक्त फराद अली तैमूर तुम्हारे दिमाग में है और तुम्हारे जरिए कर्नल के दिमाग तक पहुंच रहा है, लेकिन कर्नल को नहीं छेड़ेगा, ना ही उसके दिमाग में 24 घंटे तक बोलेगा। उसे 24 घंटे की मोहलत दी जा रही है। उसके बाद उसकी सांस उखड़ जाएगी। अगर वो हिफाजती तदाबीर से बच सकता है तो बचने की कोशिश कर ले। अगर वो मुझसे मुआफ़ी मांगना चाहता है तो एक ही शर्त पर मुआफ़ी मिल सकती है। कर्नल उस शख्स का नाम, पता और टेलीफोन नंबर बता दे जो डमी फराद बनकर शीबा के पास जाया करता था। तंजीम वाले मुल्क में फराद का बेटा पारस अली तैमूर मौजूद है। वो कल सुबह 10 बजे तक कर्नल को फ़ोन करेगा और कर्नल उसे डमी फराद का नाम और पता बताएगा। ना बताने की सूरत में शायद वो 24 घंटे भी जिंदा ना रह सके। मेजर रिसीवर कान से लगाए हुए था। दूसरी तरफ से राब्ता कायम हुआ। कर्नल के बॉडीगार्ड की आवाज़ सुनाई दी। मेजर ने कहा, मैं मेजर विल्बर्ट बोल रहा हूँ। कर्नल से एक अहम मामले में गुफ्तगू करना चाहता हूँ, उनसे बात कराओ। थोड़ी देर होल्ड ऑन करने के लिए कहा गया। फिर कर्नल की आवाज़ सुनाई दी, हेलो मेजर विल्बर्ट, क्या बात है? हेलो कर्नल जैक्सन, ये तुम ही बोल रहे हो ना? मेजर, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं पहचान रहे हो? मैं तो पहचान रहा हूँ। फराद अली तैमूर यकीन करना चाहता था कि तुम ही बोल रहे हो। अब वो तुम्हारे दिमाग में पहुंचेगा, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें नहीं छेड़ेगा। तुम जिंदा रहने की तदाबीर कर सकते हो। तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दी जा रही है। अगर तुम्हें यकीन हो जाए कि टेलीपैथी जानने वाले से बच नहीं सकोगे तो तुम्हें एक शर्त पर मुआफ़ी मिल सकती है। तुम उस शख्स का नाम और पता बता दो जो डमी फराद बनकर शीबा के पास जाया करता था। पारस अली तैमूर तंजीम वाले मुल्क में मौजूद है। वो कल सुबह 10 बजे तक तुम्हें फ़ोन करेगा और तुम उस शख्स का नाम और पता बताओगे। ना बताने की सूरत में शायद 24 घंटे भी जिंदा ना रह सको। पारस ने क्रेडल पर एक पांव रखा। राब्ता ख़त्म हो गया। फिर उसने कहा, मेरा जी चाहता है तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर मारूं। तुम लोग जिंदगी की भीख मांगते रहो और मैं थोड़ी थोड़ी सी मौत देता रहूं, लेकिन आज मजबूरी है। मेरे पास वक्त नहीं है। नैन्सी बेचैनी से इंतज़ार कर रही होगी। यूं भी यहाँ वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम भी वक्त ज़ाया ना करो। जहन्नुम के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। ये कहते ही उसने ट्रैगर को दबा दिया। ठाएं ठाएं की आवाज़ के साथ एक गोली पेशानी और दूसरी ठीक दिल की जगह पर लगी। वो वहां से पलटकर तेजी से चलता हुआ बाहर आया। फिर तकरीबन दौड़ते हुए एक फरलांग का फासला तय करके नैन्सी के पास पहुंच गया। सामने वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठते हुए कहा, यहां से निकल चलो। नैन्सी ने पारस को देखते ही इंजन स्टार्ट कर दिया। उसके बैठने के बाद गाड़ी आगे बढ़ाती। फिर रफ्तार बढ़ाते हुए बोली, मैंने 2 बार फायर की आवाज़ सुनी थी। पारस ने कहा, जो वक्त गुजर चुका है उसकी बात न करना। इस वक्त मैं वहशत और जुनून में हूं। वो सहम कर खामोश रही। तकरीबन 15 मिनट के बाद बोली, क्या हम सीधे घर जाएंगे या कहीं वक्त गुजारेंगे? हमें रात का खाना भी खाना है। वो एक नाइट क्लब में आ गए। वहां के खूबसूरत डांस फ्लोर पर कितने ही हसीन जोड़े रक्स कर रहे थे। पारस ने एक मेज़ पर बैठकर जूस का ऑर्डर दिया। फिर कहा, हम जूस पीकर डांस करेंगे, उसके बाद अपनी पसंद का खाना खाएंगे। नैन्सी को कार ड्राइव करने के दौरान पारस की तरफ ज़्यादा देखने का मौका नहीं मिला था। नाइट क्लब में पहुंचकर उसने कई बार उसकी आंखों में देखा। फिर पूछा, क्या पहले भी तुमने कत्ल किए हैं? तुम क्यों पूछ रही हो? तुमने एक शख्स को ठिकाने लगा दिया, उसकी जिंदगी ख़त्म कर दी, मगर तुम्हारे चेहरे पर ज़रा भी घबराहट नहीं है। तुम बहुत ही पुरसुकून दिखाई दे रहे हो और अब जूस पीने के बाद मेरे साथ डांस करना चाहते हो। तुम शराब क्यों नहीं पीते? मुझे क्यों पीना चाहिए? मैंने सुना है कत्ल करने वाले शराब ज़रूर पीते हैं। कत्ल करने से पहले भी ताकि वो होश में ना रहें, और कत्ल करने के बाद भी ताकि वो कत्ल की वारदात को भूल जाएं। तुम किस कत्ल की बात कर रही हो? वो हैरानी से देखते हुए बोली, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो कुछ तुमने किया है उसे भूल चुके हो? अभी मैंने क्या किया है? ओह गॉड, तुम बहुत बनते हो या मुझे बच्ची समझकर टालना चाहते हो? मैं इस सिलसिले में बात करना चाहती हूँ। अगर पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को हम पर शुबा हुआ तो क्या होगा? शुबा क्यों होगा? तुम घबराओगी, सहमी हुई रहोगी, परेशानी जाहिर करोगी तो खामखा लोग शुबा करेंगे। क्या मैं तुम्हारी इज्जत बचाकर और तुम्हें इस कत्ल के सिलसिले में राजदार बनाकर गलती कर रहा हूँ? वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैं तुम पर फख्र करती हूँ। मुझे ज़िंदगी में पहली बार ये सोचकर खुशी हो रही है कि मेरा कोई ऐसा मुहाफिज है जो मेरी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देगा। अगर तुम मुझे चाहती हो और मुझ पर फख्र करती हो तो आज जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाओ। वो जूस पीने के बाद डांस फ्लोर पर आ गए
और मौसीकी की धुन पर आहिस्ता आहिस्ता रक्स करने लगे। नैन्सी ने कहा, मैंने सुना था तुम बहुत ही बुज़दिल और अहमक हो। तुम्हारी याददाश्त भी बहुत कमज़ोर है, लेकिन तुम में ऐसी कोई बात नहीं है। तुम इसके बिल्कुल बरक्स हो। सच बात तो यह है कि तुम बहुत ही पुरस्कार लगते हो। मेरे साथ यूं ही वक्त गुजारती रहोगी तो बहुत कुछ मालूम होता रहेगा। चूंकि तुम मेरी मंगेतर हो और नाना जान कह चुके हैं कि 2 दिन के अंदर हमारी शादी होगी, तो मैं अपने बारे में एक बात बता दूं। मैं दोहरी जिंदगी गुजारता हूं। बज़ाहिर बुज़दिल और अहमक बनकर रहता हूं, लेकिन बातिन में क्या हूं यह तुम देख चुकी हो। वो खुश होकर बोली, मैं एडवेंचर पसंद करती हूं और तुम्हारा टाइप यही है। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूं। तुम्हें एक बात और समझाऊं? हाँ, जरूर समझाओ। किसी को समझ लेने का दावा कभी ना करो। तुमने मुझे जितना समझा है, उसके बाद भी समझने के लिए उतना ही कुछ रह गया है कि समझते समझते तुम्हारी जवानी गुजर जाएगी, शायद बुढ़ापा भी गुजर जाए। वो बड़े प्यार भरे अंदाज में ठिनक कर बोली, ओ देखो, पुरस्कार ना बनो, नहीं तो मुझे नींद आ जाएगी। मैं तुम्हारे ही बारे में दिन रात सोचती रहूंगी कि तुम आखिर क्या चीज़ हो। प्लीज़ तुम जो कोई भी हो मुझसे न छुपाओ, मुझे बता दो। मेरी हकीकत सुनकर पहले तो तुम यकीन नहीं करोगी, और जब यकीन आ जाएगा तो मुझसे डरने और नफरत करने लगोगी। ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैं बयान नहीं कर सकती कि तुमसे मिलने के बाद मुझे क्या हो गया है। मैं तुम्हारे लिए पागल हो रही हूं। यूं लगता है कभी तुमसे जुदा होना पड़ा तो मर जाऊंगी, और तुम कहते हो कि मैं तुमसे डरने और नफरत करने लगूंगी। हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज मुझे बताओ, तुम कौन हो और क्या हो? मैं बता रहा हूं। वादा करो अपने नाना से भी नहीं कहोगी। मैं कसम खाती हूं, अपने साय से भी नहीं कहूंगी। तो फिर दिल थाम कर सुनो। मैं जिस्मानी तौर पर इंसान हूं, लेकिन अंदर से शैतान हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यही कि तुम्हारे साथ ये जो जिस्म लगा हुआ रक्स कर रहा है, ये डॉन मॉरिस का है, लेकिन इसके अंदर मैं समा गया हूं, और मेरी वजह से डॉन मॉरिस की बुज़दिली खत्म हो गई है। क्या तुम मुझे नादान बच्ची समझकर डराने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें शैतान के वजूद पर यकीन नहीं है? हाँ हाँ, अब बेशक यकीन है। मैंने आज तक शैतान को नहीं देखा, लेकिन बुजुर्गों से सुना है, और अभी मेरी उम्र ही क्या है। हो सकता है आइंदा कभी शैतान को देख सकूं। तुम देख रही हो, मगर समझ नहीं रही हो। प्लीज डॉन, मुझे खौफजदा ना करो। मैंने हकीकत बता दी। तुम यकीन नहीं करोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शैतान की ऐसी की तैसी, तुम मुझे बातों से बहला रहे हो। मौसीकी थम गई। वो तालियों की गूंज में अपनी मेज पर वापस आ गए। खाने का ऑर्डर दिया। फिर पारस ने कहा, बेहतर यही है कि तुम मेरी किसी बात पर यकीन ना करो। क्यों मुझे उलझा रहे हो? तुम इतनी हसीन, इतनी प्यारी प्यारी सी दोशीज़ा हो। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। कैसा धोखा? मैं शैतान हूं। किसी एक के जिस्म में बहुत अरसे तक नहीं रह सकता। ज्यादा से ज्यादा 2-4 हफ्ते डॉन के जिस्म में रहूंगा, फिर यहां से रुखसत हो जाऊंगा। मेरे जाने के बाद तुम्हें फिर वही अहमक और बुज़दिल डॉन नजर आएगा। वो यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे से उलझन जाहिर हो रही थी। वो खाने के दौरान चुप चुप सी रही। खाने के बाद वो नाइट क्लब से बाहर आ गए। पारस ने स्टीयरिंग सीट संभाली। कार स्टार्ट करते हुए पूछा, तुम खामोश क्यों हो? मैं महसूस कर रही हूं तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो, इसीलिए अपने बारे में बेतुकी बातें करते हो। अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं तुमसे पीछा छुड़ा रहा हूं, तो अब ऐसी बात नहीं करूंगा। नाना जान हमारी शादी 2 दिन के अंदर करना चाहते हैं, तो मुझे मंजूर है, वरना मैं तो चाहता था ये शादी कम से कम 1 हफ्ते के लिए टल जाए, ताकि तुम्हें सोचने समझने का मौका मिल सके। वो नाराज होकर बोली, ठीक है, मैं नाना जान से कहूंगी कि हमारी शादी 1 हफ्ते के बाद होनी चाहिए, और 1 हफ्ते तक मैं तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी। तुम 1 हफ्ते तक सूरत ना दिखाने की बात कर रही हो। अगर मैंने कल सुबह तुम्हें ना देखा तो इस्तांबुल चला जाऊंगा, या डॉन मॉरिस का जिस्म हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तुम फिर वही जिस्म में समाने और जिस्म को छोड़ने वाली बातें कर रहे हो। जो हकीकत है बेख्तियार जबान पर आ जाती है। मैं कोशिश करूंगा अब ऐसी बात ना करूं। वो अपने शानदार महल नुमा बंगले में पहुंच गए और कार से उतरकर अंदर आ गए। आधी रात गुजर चुकी थी। नाना जान अपने बेडरूम में सो रहे थे। पारस ने नैन्सी की ख्वाबगाह के सामने आकर कहा, तुम जाकर आराम से सो जाओ, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूं। उसने पूछा,
आधी रात के वक्त कहाँ जाओगे? मेरी कुछ मजबूरी है, मेरा जाना ज़रूरी है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। लिबास बदलने के बाद बाहर जाऊँगा, फिर जल्दी लौट आऊँगा। ये कहकर वो अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। नैन्सी बाहर खड़ी सोचती रही। फिर वो तेज़ी से चलती हुई ड्राइंग रूम में आई। वहाँ से गुजरती हुई बाहर पोर्च में खड़ी हुई कार के पास पहुँच गई। उसका पिछला दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद पारस दूसरे लिबास में नजर आया। नैन्सी अगली और पिछली सीट के दरमियान दुबक गई। वो तेज़ी से चलता हुआ स्टीयरिंग सीट पर आया, फिर दरवाज़ा बंद करके कार स्टार्ट करते हुए उसे आगे बढ़ा दिया। वो समझ रहा था कि नैन्सी उसकी बातों से उलझी हुई है और अब इस बात पर हैरान है कि वो आधी रात को कहीं जाने वाला है। लिहाजा पारस अपने बेडरूम में जाने के बाद दरवाजे के पास ही खड़ा रहा था। फिर उसने नैन्सी को बाहर जाते हुए देखा था और समझ गया था कि वो उसका ताक़ुब करने वाली है। कार में आकर स्टीयरिंग सीट पर बैठते वक्त भी उसने अगली और पिछली सीट के दरमियान छुपने वाली नैन्सी की झलक देख ली थी। वो थोड़ी दूर तक खामोशी से ड्राइव करता हुआ गया, फिर अपने आप बुड़बुड़ाने लगा। हाँ हाँ, मैं शैतान हूँ, मगर अपनी नैन्सी के लिए इंसान बनना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि डॉन मॉरिस का जिस्म कभी छोड़कर चला जाऊं। वो जरा चुप हुआ, फिर बुड़बुड़ाने लगा। ये शैतानों के गुरु घंटाल, तुम मुझे कब्रिस्तान बुला रहे हो और मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं अपनी प्यारी प्यारी नैन्सी को कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो अगली और पिछली सीटों के दरमियान दम साधे पड़ी हुई थी और उसकी बुड़बुड़ाहट सुन रही थी। वो कह रहा था, ए शैतानों के गुरु घंटाल, क्यों मुझे झंझोड़ रहे हो? अरे ज़रा सब्र करो, मैं आ रहा हूँ और आज इस बात का फैसला हो जाएगा। अगर तुमने मुझे डॉन मॉरिस का जिस्म जल्द ही छोड़ने का हुक्म दिया तो मैं नैन्सी से शादी नहीं करूँगा, क्योंकि शादी के बाद अज़वाजी रिश्ता कायम करना होगा। वो एक इज़्ज़तदार हया वाली लड़की है। मैं शैतान बनकर उसकी इज्जत से खेलना नहीं चाहता। मैं आ रहा हूँ। ए शैतानों के गुरु घंटाल, मैं फैसला करने आ रहा हूँ। उसने गाड़ी उस कब्रिस्तान के करीब रोक दी जहाँ शीबा का मज़ार बनाया गया था। उसने बाहर निकलकर दरवाजे को लॉक किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कब्रिस्तान के मेन गेट से अंदर जाने लगा। नैन्सी 2 सीटों के दरमियान से उभर आई थी और अब पिछली सीट पर बैठी दूर जाते हुए डॉन मॉरिस को देख रही थी, जो कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा था। उसके दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं और वो पसीना पसीना हो रही थी। अब उसे यकीन हो रहा था कि डॉन मॉरिस बहुत ही पुरस्कार है। शैतान होकर भी एक शरीफ इंसान की तरह उसकी इज्जत और हया के मुतालिक सोच रहा है और अपने किसी गुरु घंटाल से फैसला करने जा रहा है। वो डरपोक नहीं थी, शायद इसलिए कि आज तक शैतान को नहीं देखा था, लेकिन अब इतने करीब से देखने और समझने के बाद कार से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर ज़रा हौसला होता तो यकीनन उसका ताक़ुब करती हुई कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाती। शीबा का मकबरा कब्रिस्तान के ऐन वस्त में था, दूर ही से नुमाया तौर पर नजर आ रहा था। पारस तेजी से चलता हुआ अपनी मम्मी की कब्र के पास आ गया, फिर घुटने टेक कर उस कब्र को छूने लगा। आहिस्ता आहिस्ता यूं सहलाने लगा जैसे माँ सो रही हो और वो उसके सर को सहला रहा हो। माँ ने भी तो बचपन में उसके साथ ऐसा ही किया था, जो उसके जहन में नक्श हो गया था। ये सच है कि माँ मिट जाती है, ममता कभी नहीं मिटती। वो एक गहरी सांस लेकर आहिस्तगी से बोला, देखें मम्मी, मैं आ गया हूँ। मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थीं, कुछ हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे। आपने और सोनिया मम्मा ने मुझे यही सिखाया है कि मौके की मुनासबत से कदम उठाना चाहिए। हर सू सन्नाटा छाया हुआ था, दूर दूर तक ना कोई जानवर था, ना आदमजात। वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, मामा, पापा और आंटी आमना ने आपके दुश्मनों से अच्छा खासा इंतकाम लिया है, लेकिन मैं अभी तक प्यासा हूँ। मेरे इंतकाम की आग ऐसे नहीं बुझेगी। जो शख्स पापा का रूप इख्तियार करके मेरी माँ को धोखा देता रहा, वो अभी जिंदा है और एक बेटे की गैरत के लिए चैलेंज बना हुआ है। मैं उसे ऐसे कर्ब में मुब्तला करूँगा, ऐसी अजियतें देकर मारूंगा कि फिर कोई शैतान माँ के मुकद्दस दामन को तार तार करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे लोहे से लोहा टकरा रहा हो, बादल से बादल टकराकर गरज रहे हो। धीमी सरगोशी के बावजूद मकबरे की 4 दीवारी में वो आवाज़ होले होले गूंज रही थी। वो अचानक ही उठकर खड़ा हो गया, सर झुकाकर बोला, मम्मी मुझे मुआफ़ कर दें, मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। आपके पास आकर शिद्दत से अपनी कोताही का एहसास होता है। जब तक मैं उस बेगैरत को तड़पा तड़पा कर नहीं मारूंगा, आपके पास नहीं आऊँगा।
वो उल्टे कदमों चलता हुआ मकबरे की चार दीवारी से बाहर आ गया। वो समझ रहा था बेहद जुनून में मुब्तला होता जा रहा है और उसे इस जुनून से निजात हासिल करनी चाहिए। उसे नॉर्मल रहना चाहिए। वो बाहर की खुली फजा में गहरी गहरी सांसें लेता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कब्रिस्तान के अहाते से बाहर आ गया। नैन्सी उसी तरह पिछली सीट पर बैठी हुई थी। विंड स्क्रीन के पार उसे डॉन मॉरिस नजर आया। वो फौरन ही पिछली सीट पर लेट गई। उन दो सीटों के दरमियान जाकर छुपना चाहती थी। उसी वक्त पिछली सीट का दरवाजा खुला और पारस ने कहा, बाहर आ जाओ। वो खौफ से चीखना चाहती थी, मगर पता नहीं उसकी आवाज में क्या था। ऐसा ताकुमाना लहजा था जैसे दिल को अपनी मुट्ठी में जकड़ रहा हो। वो फौरन उठकर बैठ गई। पारस ने अगली सीट का दरवाजा खोलते हुए कहा, यहां बैठो। वो चुपचाप बाहर आ गई। महसूस हो रहा था जैसे वो अपने इख्तियार में नहीं है। हुक्म देने वाले की आवाज से सहरज़दा है। वो जो कह रहा है उस पर बेचूनो चला अमल कर रही है। वो अगली सीट पर आकर बैठ गई। पारस ने दरवाजे को बंद किया, फिर स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गया। कार स्टार्ट की। उसे एक यू टर्न देकर घर की तरफ जाने लगा। वो अपनी जगह गुमसुम बैठी हुई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था ऐसे वक्त क्या कहना चाहिए। ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि डॉन मॉरिस से डरना चाहिए या इस पर मोहब्बत से मरना चाहिए। वो कार महलनुमा बंगले के पोर्च में आकर रुक गई। पारस अपनी सीट से निकलकर उसकी तरफ आया, फिर अगले दरवाजे को खोलकर उसके बाजू को थाम कर बोला, कम ऑन। वो अपनी जगह से उठकर उसके पास आ गई। पारस ने अगले दरवाजे को बंद किया, फिर उसी तरह उसके बाजू को थामकर अपने साथ ले जाने लगा। वो ड्राइंग रूम से गुजरकर जीने पर चढ़ते हुए ऊपरी हिस्से में आए। वो ऐसे चल रही थी जैसे सहरज़दा हो। पारस ने उसके बेडरूम का दरवाज़ा खोला, फिर उसके कमरे में दाखिल हो गया। नैन्सी का दिल बुरी तरह धड़क रहा था क्योंकि पारस पहली बार उसकी ख्वाबगाह में आया था, उसके बाजू को पकड़े हुए था और उसे साथ लेकर बिस्तर की तरफ आ रहा था। फिर उसने हुक्म दिया, बैठ जाओ। वो बिस्तर के सिरे पर बैठ गई। अपने सैंडल उतारो, पर्स एक तरफ रखो, कलाई से खड़ी भी उतार दो। वो उसके अहकामात की तामील करती जा रही थी। पारस ने कहा, अब आराम से चारों शाने चित लेट जाओ। वो अरबपति नाना की नवासी थी। नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती थी। किसी से भी 2 हाथ दूर रहकर गुफ्तगू करती थी। कोई उसकी तन्हाई में आने की जुर्रत नहीं कर सकता था और आज वो तन्हाई में आने वाले को रोक नहीं रही थी, बल्कि रोकना भूल गई थी। अपना गुरूर, अपनी अना, अपनी हया सब कुछ भूल चुकी थी। उसके हुक्म के मुताबिक चारों शाने लेटी हुई थी। वो उस पर आकर झुक गया, फिर कहने लगा, मेरी आंखों में देखती रहो और जिस्म को ढीला छोड़ दो। वो आंखें जब करीब आईं तो और ज्यादा दिल में उतरने लगीं। दिल और दिमाग को अपनी गिरफ्त में लेने लगीं। यूं लग रहा था जैसे वो आंखें ना हो, सुलगती हुई शम्मा की लौ हो जो उसकी आंखों से निकलकर अपनी आंखों में उतर रही हो और जहन को गरमा रही हो। पारस ने एक अरसे तक शमा बीनी की मशक़ की थी और निगाहों से निगाहों को पढ़ने का सबक सीखा था। आज तक उसने इस सबक का किसी पर अमली मुजाहरा नहीं किया था, क्योंकि वो हिप्नोटाइज करने का जो अमल है वो आमिल के अंदर पुख्तगी चाहता है। नजरें गोली की तरह दिल में लगती हों, आवाज़ और लबो लहजे में हाकिमाना रोब और दबदबा हो, और वो आमिल नर्म और गर्म तजुर्बात से गुजरता आ रहा हो तो उसका अमल अपने मामूल पर असर करता है। पारस अव्वल ने इतनी सी उम्र में बड़े तल्ख तजुर्बात हासिल किए थे। इससे तल्ख तजुर्बा और क्या हो सकता था कि उसके लहू में जहर भर गया था और वो अंदर से तकरीबन जहरीला था। और ये तजुर्बा भी क्या कम था कि उसकी माँ को एक शैतान ने भेस बदल कर धोखा दिया था। उसे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा था और वो मुंह छुपाने के लिए कब्र में चली गई थी। दुश्मनों से खातिर खा इंतकाम लिया गया था, फिर भी वो अपनी शैतानी चालों से बाज नहीं आते थे। जो जैसी बचकाना जहन रखने वाली मासूम को भी अगवा कर लिया गया था और उसकी इज्जत की भी धज्जियां उड़ाने की नाकाम कोशिशें की गई थीं। इन हालात से गुजरने वाला अपने जहन में इतनी पुख्तगी और ऐसा भरपूर एतमाद रखता है कि जिससे एक बार नजर मिला ले उसे पत्थर का बनाते। नैन्सी पत्थर की बन गई थी। वो कह रहा था, तुम आंखें बंद करके आराम से गहरी नींद सो जाओगी, सुबह 7 बजे बेदार हो जाओगी। तुम आंखें बंद कर रही हो, तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं, तुम सो रही हो। उसकी आंखें बंद हो गईं। वो आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में गुम हो गई। पारस वहां से उठकर अपनी ख्वाबगाह में आ गया। वो दूसरी सुबह कर्नल जैक्सन से फोन पर गुफ्तगू करने वाला था।
उससे उस शैतान का नाम, पता और टेलीफोन नंबर मालूम करने वाला था। ये बात वो अच्छी तरह समझ रहा था कि कर्नल ने शहर के हर टेलीफोन एक्सचेंज में डिटेक्टिव आलात लगा दिए होंगे। वहां के अफसरान को सख्ती से ताकीद की होगी कि कर्नल जैक्सन को फोन करने वाला जहां से भी गुफ्तगू करे, उस फोन को फौरन डिटेक्ट कर लिया जाए। शहर के हर इलाके में पुलिस वालों और इंटेलिजेंस वालों की ड्यूटी लगा दी गई होगी ताकि इत्तला मिलते ही बर वक्त फोन करने वाले को हिरासत में लिया जा सके। फिर वो कर्नल कोई नादान बच्चा नहीं होगा। उसने घंटों अपने दिमाग में फराद अली तैमूर के बोलने का इंतजार किया होगा और ये सोचता रहा होगा कि जब वो मेजर के जरिए उसकी आवाज़ सुनकर दिमाग में आ सकता है तो फिर फ़ोन के जरिए उस शख्स का नाम पता क्यों मालूम कर रहा है जिसने फराद की डमी बनकर शीबा की पारसाई को दागदार किया था। यूं देखा जाए तो फ़ोन राब्ता कायम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फराद कर्नल जैक्सन के दिमाग से उस शख्स का नाम पता मालूम करता, फिर अपने बेटे को बता देता। पारस ने मेजर विल्बर्ट के जरिए जो चाल चली वो खासी कमज़ोर थी। कर्नल जैक्सन उसके झांसे में नहीं आ सकता था और ये भी उम्मीद थी कि शायद तुक्का लग जाए और वो झांसे में आ जाए और उस मतलूबा शख्स को बेनकाब कर दे। पारस ने सोचा, जो होगा कल देखा जाएगा, फिलहाल नींद पूरी करनी चाहिए। उसने अपने दिमाग को हिदायत दी, फिर आराम से गहरी नींद में डूब गया। सुबह 7 बजे नैन्सी की आंख खुली। उसने एक भरपूर अंगड़ाई ली। उसे अपना बदन हल्का फुल्का लग रहा था। अब से पहले वो कभी इतनी गहरी नींद नहीं सोई थी। वो चंद लम्हों तक बिस्तर पर हाथ पांव फैलाए पड़ी रही, छत को तकती रही। फिर अचानक उसे याद आया कि पिछली रात डॉन मॉरिस उसकी ख्वाबगाह में आया था और उसके हुक्म के मुताबिक वो बिस्तर पर लेट गई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसे कुछ होश नहीं रहा था। वो फौरन ही उठकर बैठ गई। उसने अपने लिबास को देखा। कल रात जो लिबास पहनकर डॉन मॉरिस के साथ बाहर गई थी वही पहनकर सो गई थी। अब से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो हमेशा ढीले ढाले हल्के फुल्के लिबास में सोने की आदी थी। वो अपने लिबास को अपने गोरे गोरे बदन को छूकर देखने लगी। अपनी धड़कनों पर हाथ रखकर सोचने लगी, क्या वो आया था और यूं ही चला गया था? वो शदीद हैरानी से खला में तकने लगी। तसव्वुर में कब्रिस्तान नजर आ रहा था। उस कब्रिस्तान में चुड़ैले शैतान रक्स कर रहे थे। उन रक्स करने वाले शैतानों के दरमियान डॉन मॉरिस भी था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारे की तरह दहक रही थीं। वो तसव्वुर में देख रही थी और सोच रही थी। फिर सोचते सोचते अचानक ही कहकहा लगाने लगी। फिर इसी तरह कहके लगाती हुई बिस्तर से उठी। वहां से चलती हुई कद्दे आदम आईने के सामने आई। अपने अक्स को देखते हुए बोली, अगर शैतान ऐसे होते हैं तो मैं इस दुनिया के तमाम इंसानों को अपने इस शैतान पर कुर्बान करती हूँ। मैं जब से जवान हुई हूँ यही देखती आई हूँ कि लोग मेरे हुस्न को देखते हैं फिर किसी और तरफ देखना भूल जाते हैं। मेरा शबाब ऐसा तौबा शिकन है कि बूढ़ों के मुंह से भी राल टपकने लगती है। गोया मेरा हुस्न और शबाब इंसान को शैतान बना सकता है। जबकि वो शैतान मेरे साथ मेरी ख्वाबगाह में आया, मैं उसके हाथों में थी, उसके इख्तियार में थी, लेकिन वो मेरी शर्म रख कर चला गया। हाय, ऐसे शैतान पर मेरी 1000 जाने कुर्बान। दिमाग के एक गोशे से ख्याल उभरा, लेकिन वो आधी रात के बाद कब्रिस्तान क्यों किया था और उसकी आंखें कितनी वहशतनाक हैं। उन आंखों से शैतान झांकता है। वो इनकार में सर हिलाकर सोचने लगी, नहीं नहीं, शैतान नहीं है, एक पुरस्रार शख्स है। वो यकीनन पुरस्रार है। उसके अंदर कोई गैर मामूली सलाहियत है। हाँ, अब याद आ रहा है, मैं बिस्तर पर लेटने के बाद अपने आप में नहीं रही थी, आहिस्ता आहिस्ता सो गई थी और उसने ही मुझे सुलाया था। शायद उसने मुझ पर तनवीमी अमल किया था। ओह गॉड, वो क्या है? मैं सोचती हूं तो उसके बारे में सोचती ही चली जाती हूं। उसने अलमारी से एक बेहतरीन लिबास निकाला, उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। फिर गुस्ल वगैरह से फारिग होकर लिबास पहनकर पारस के दरवाजे पर आई। दस्तक दी, आवाज दी, लेकिन जवाब ना मिला। उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाया तो वो खुल गया, लेकिन खुलते वक्त कोई चीज रुकावट बन रही थी। उसने झांक कर देखा तो दरवाजे के पास ही कालीन पर एक छोटा सा कैसेट रिकॉर्डर रखा हुआ था। उसने आगे बढ़कर बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी, पारस को आवाज दी। वहां से भी जवाब न मिला। वो सोचने लगी, हमारी दोस्ती और बेतकल्लुफी बढ़ती जा रही है। कल रात तक हमने अच्छा खासा वक्त गुजारा। हम एक दूसरे के साथ दिन भर का प्रोग्राम बनाते रहे। फिर वो कुछ कहे सुने बगैर कहाँ चला गया? उसने हाथ में पकड़े हुए कैसेट रिकॉर्डर को देखा। ये सोचने की बात थी कि रिकॉर्डर दरवाजे के पास ही क्यों रखा गया था। क्या पारस चाहता था कि जो भी दरवाज़ा खोले ये कैसेट रिकॉर्डर उसकी नज़रों में आ जाए?
नैन्सी ने सवालिया नजरों से रिकॉर्डर को देखा, फिर उसे ऑन कर दिया। थोड़ी ही देर बाद उसमें से पारस की आवाज उभरने लगी। हेलो नैन्सी, मुझे यकीन है तुम इस रिकॉर्डर तक पहुंच गई हो और मेरी आवाज सुन रही हो। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं। जाने से पहले मैंने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब न मिला। मैं समझ गया तुम गहरी नींद में हो और तुम्हें गहरी नींद सोना चाहिए, क्योंकि पिछली रात तुम पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी। कल तुम मेरे बहुत करीब थीं, सर से पांव तक मेरी थीं, फिर भी मुझसे बहुत दूर थीं और मुझसे खौफजदा थीं। मैं स्टीन मिल के दफ्तर में मिलूंगा और देखूंगा कि तुम मुझसे बहुत करीब हो या बहुत दूर। आवाज खत्म हो गई। नैन्सी ने रिकॉर्डर को चूम कर कहा, बहुत करीब, बहुत ही करीब। आवाज खत्म हो गई। नैन्सी ने रिकॉर्डर को चूम कर कहा, बहुत करीब। फिर उसने उसे एक तरफ रखा, गुनगुनाती हुई बाहर आई। जीने से उतरती हुई ड्राइंग रूम में पहुंची। वहां अच्छे खासे लोग जमा थे, उनमें मर्द भी थे और औरतें भी। वो सब उसे मुस्कुराकर देख रहे थे। नाना जान ने कहा, कल तुम्हारी शादी है, मगर हमारी परेशानी देखो। इतने कम वक्त में दुनिया भर के इंतजामात करने हैं। ये सब हमारे मेहरबान हैं, शादी के सिलसिले में अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालने आए हैं। वैसे बाय द वे तुम अकेली क्यों नजर आ रही हो? तुम्हारे वो साहब कहाँ हैं? वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरे साहब बहुत जिम्मेदार हैं, सुबह सवेरे ही दफ्तर चले गए हैं। मैं भी जा रही हूं, गुड बाय। वो अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाते हुए वहां से चली गई। उसके नाना ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल करना चाहा। पता चला टेलीफोन बिल्कुल खामोश है। उन्होंने मुलाजिम से तार चेक करने के लिए कहा। एक मुलाजिम ने बाहर से आकर कहा, जनाब टेलीफोन का तार बाहर से कटा हुआ है, पता नहीं किसने काट दिया है। पारस सुबह 4 बजे बेदार हो गया था। उसने ख्वाबगाह में रखे हुए टेलीफोन के रिसीवर को उठाकर कर्नल जैक्सन के नंबर डायल किए। किसी की आवाज सुनाई दी। पारस ने कहा, मैं मेजर विल्बर्ट बोल रहा हूं, फौरन कर्नल जैक्सन को फोन दो, एक अहम मामला है। थोड़ी देर बाद कर्नल की आवाज सुनाई दी। पारस ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैं फराद अली तैमूर का नुमाइंदा हूं, मुझे उस शख्स का नाम पता और टेलीफोन नंबर बताओ। वो बेचून और चराब बताने लगा। पारस सामने रखे हुए कागज पर पूरी तफसील नोट करता जा रहा था। जब तमाम मालूमात हासिल हो गईं तो उसने राब्ता खत्म कर दिया। एक चाकू लेकर दबे कदमों उस बंगले से बाहर निकला, फिर बंगले के पिछले हिस्से में पहुंचकर टेलीफोन के खंभे पर चढ़ गया। वहां उसने टेलीफोन के तार काट दिए और उस कटे हुए तार को कुछ इस तरह मोड़ तोड़ कर रखा जैसे किसी ने उस खंभे पर चढ़कर टेलीफोन के आलात से वो तार मुंसलिक करके फोन किया हो और फिर वहां से चला गया हो। टेलीफोन डिटेक्ट करने वालों को पता चल जाता कि डॉन मॉरिस के नाना के हाथ से फोन किया गया है, लेकिन इंटेलिजेंस वाले आते तो उन्हें पता चलता कि उनका तार कटा हुआ था और वो कटा हुआ तार इस बात की गवाही दे रहा था कि किसी ने डॉन मॉरिस के टेलीफोन लाइन से फायदा उठाकर कर्नल से राब्ता कायम किया था और अपना काम बनाकर चला गया था। पारस सुबह 6 बजे अपनी कार में बैठकर समंदर के साहिल की तरफ रवाना हो गया। उसने जो मालूमात हासिल की थीं, उसके मुताबिक उस डमी फराद बनने वाले का असल नाम मोशे कोलान था। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का बहुत चालाक और तजुर्बेकार जासूस था। उम्र 30 बरस थी। योगा का माहिर था। निहायत ही खतरनाक फाइटर तस्लीम किया जाता था। पारस ने उसका नाम और पता सब मालूम कर लिया था, लेकिन उसे सूरत से पहचान नहीं सकता था। फिलहाल उसकी शनाख्त यही थी कि उसके दाएं रान पर और बाएं बाजू पर गोलियों के जख्म के निशान थे। वो रोज सुबह समंदर के साहिल पर दौड़ लगाने आता था और पारस उसी साहिल की तरफ जा रहा था। मेरे दोनों बेटों ने अपनी जहानत और सलाहियतों से हमें जितना खुश किया था, उतना ही परेशान भी कर रखा था। वो हमारी टेलीपैथी का सहारा लेना नहीं चाहते थे। इधर हमारा दिल नहीं मानता था। कभी ना कभी किसी खतरनाक सिचुएशन में जब जहानत और दिलेरी काम ना आती हो, हाजिर जवाबी भी जवाब दे जाए, फौरी तौर पर निजात का कोई रास्ता ना मिले, ऐसे वक्त हमारे बच्चों को टेलीपैथी का सहारा जरूर लेना चाहिए। लेकिन वो नहीं मानते थे और हम मनवाना चाहते थे। पारस जब डॉन मॉरिस और रोमा को इस्तांबुल से पेरिस लेकर आया और खुद डॉन का रूप इख्तियार करने लगा, तभी मैं समझ गया था कि ये तंजीम वाली सरजमीन पर पहुंचकर कुछ हंगामे करना चाहता है। तंजीम वालों से अपनी मां का इंतकाम लेकर दिल की भड़ास निकालना चाहता है। तंजीम वाले मुल्क जाना गोया दुश्मनों के निर्गे में जाना था। ऐसी सूरत में मैं अपने बेटे को उसके हाल पर नहीं छोड़ सकता था। मैंने फैसला कर लिया था, चुपचाप बेटे की निगरानी करता रहूंगा
और वक्त ज़रूरत इस तरह काम आऊँगा कि उसे मेरी मुदाखलत का इल्म नहीं हो सकेगा। ये सोचकर मैं हर उस फर्द के दिमाग में पहुंच रहा था जो मेरे बेटे के आसपास रहता था और आइंदा भी रहने वाला था। उनमें सबसे अहम नैन्सी थी, क्योंकि समार्था अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। उसके नाना ने टॉम मॉरिस और सैम मॉरिस और उसकी बीवी को तंजीम वाले मुल्क से चले जाने का हुक्म दिया था। वो लोग नाकाम होकर डॉन मॉरिस की जिंदगी से निकल गए थे, मेरे बेटे से दूर हो गए थे। अब पारस पर नजर रखने के लिए एक नैन्सी ही रह गई थी, जो हर लम्हे उससे मुतासिर होती जा रही थी। ऐसे ही वक्त उस मेजर विल्बर्ट ने रिश्वत के तौर पर नैन्सी को तलब किया तो मामलात एक नया रुख इख्तियार करने लगे। पारस को इस बहाने मेजर से इंतकाम लेने और उसके जरिए अपने दूसरे दुश्मनों तक पहुंचने का मौका मिल रहा था। मैं नैन्सी के जरिए मेजर विल्बर्ट के दिमाग में पहुंच गया था। जब रात के वक्त पारस ने मेजर की पिटाई की और उसे हुक्म दिया कि वो कर्नल जैक्सन से गुफ्तगू करे, तो मैं उस वक्त भी मेजर के दिमाग में मौजूद था। जब मैंने उसके जरिए फ़ोन पर कर्नल जैक्सन की आवाज़ सुनी तो उस कर्नल के दिमाग में भी जगह बना ली। पारस की हिदायत के मुताबिक मेजर ने कहा था कि फराद अली तैमूर मेजर के जरिए कर्नल के दिमाग में पहुंच गया है, लेकिन वो ख्यालखानी के जरिए अभी उसे मुखातिब नहीं करेगा। उसे 24 घंटे की मोहलत दे रहा है। वो अपने बचाव की तदबीर करे या फिर उस शख्स का नाम और पता बता दे जिसने फराद की डमी बनकर शीबा को धोखा दिया था। कर्नल जैक्सन ये सुनकर घबरा गया था कि फरहाद उसके दिमाग में पहुंच चुका है। उसने रिसीवर रख दिया था और खला में तकने लगा था। इंतजार कर रहा था कि शायद मैं उसके दिमाग में खामोश हूं, उसे सोचने समझने का मौका दे रहा हूं। जब 2 घंटे गुजर गए तो कर्नल ने सोचा, ये धोखा भी हो सकता है। किसी ने मेजर विल्बर्ट को मजबूर करके फराद की टेलीपैथी से डराने की कोशिश की है। कर्नल ने अपने मातहत अफसरान को हुक्म दिया, फौरन मेजर विल्बर्ट से राब्ता कायम करो और मालूम करो कि वो इस वक्त कहाँ है। उसे फौरन मेरे सामने हाजिर होने के लिए कहा जाए। उसके हुक्म की तामील की गई। मेजर को तलाश किया गया। तकरीबन 1 घंटे बाद पता चला मेजर विल्बर्ट आज की रात एक डाक बंगले में गुजारने वाला था। मिलिट्री के सिपाही जब वहां पहुंचे तो उन्हें मेजर की लाश मिली। कर्नल जैक्सन ने मेजर की मौत की खबर पाते ही समझ लिया कोई शख्स फरहाद का नाम का सहारा लेकर उससे डमी फरहाद का नाम और पता मालूम करना चाहता है। ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने का यही तरीका था कि वो फ़ोन पर गुफ्तगू करे तो उसे डिटेक्ट कर लिया जाए। कर्नल जैक्सन अपने मातहत अफसरान को हुक्म देना चाहता था कि तमाम टेलीफोन एक्सचेंज में डिटेक्टिव आलात लगा दिए जाएं। तमाम अफसरान चौकन्ना रहें। कोई भी कर्नल से गुफ्तगू करना चाहे तो उस फ़ोन का सुराग लगाकर फ़ौरन बात करने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन वो अपने मातहत अफसरान को यह हुक्म न दे सका। इससे पहले ही मैंने उसे मुखातिब किया, हेलो जैक्सन, तुम्हें मेजर बता चुका है कि पारस तंजीम वाले मुल्क में मौजूद है और वही उस डमी फराद का पता पूछ रहा है। तुम्हें यह भी बताया जा चुका है कि मैं तुम्हारे दिमाग तक पहुंच चुका हूं। फिर तुम मेरे बेटे को गिरफ्तार करने की जुर्रत कैसे कर रहे हो? क्या तुम ये अहकामात अपने मातहत अफसरान तक पहुंचा सकोगे? क्या उस लम्हे तक तुम जिंदा रह सकोगे? वो झाग की तरह बैठ गया, परेशान होकर बोला, क्या तुम मुझे मार डालोगे? लेकिन मुझसे क्या दुश्मनी है? अगर दुश्मनी यह है कि मैं तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार करना चाहता हूं तो इस इरादे से बाज आ जाऊंगा। मैं यही चाहता हूं। तुम इसी शर्त पर जिंदा रहोगे कि जब मेरा बेटा फ़ोन पर बात करे तो तुम उसे डमी फरहाद का नाम और पता बता दोगे। प्लीज़ फरहाद, ये हमारा फ़ौजी राज है। वो डमी फरहाद हमारी फ़ौज का एक अहम फ़र्द है। मैं अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपनी कौम से गद्दारी नहीं करूँगा। वो तो कर चुके हो। जब मैंने तुम्हारे दिमाग में जगह बनाई उसी लम्हे मैंने मालूम कर लिया जिस शख्स ने डमी बनकर मेरी शीबा को धोखा दिया, उसकी पारसाई को दागदार किया। उस शख्स का नाम मोशे कौलान है। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का बहुत ही चालाक और दिलेर जासूस है। उसे एक निहायती ख़तरनाक फाइटर तस्लीम किया जाता है। उसकी आदत है कि वो रोज़ सुबह समंदर के साहिल पर दौड़ लगाने जाता है। मैं बोल रहा था और कर्नल परेशान हो रहा था। उसने पूछा, तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया है? तुम्हारे दिमाग ने। मैंने चुपचाप बहुत सी अहम मालूमात हासिल की हैं। अब बोलो, टेलीफोन के जरिए पारस को मोशे कौलान की तफसील बताओगे? वो शिकस्त खोरदा अंदाज में बोला, हाँ, अब तो बताना ही होगा। छुपाने के लिए क्या रह गया है? छुपाने के लिए एक बात रह गई है। तुम मोशे कौलान को ये तमाम बातें नहीं बताओगे। अगर तुमने किसी इशारे से भी मोशे कौलान को होशियार करना चाहा तो उसी लम्हे तुम्हारी सांस का रिश्ता तुमसे कट जाएगा। मैंने कर्नल जैक्सन को पूरी तरह जकड़ लिया था। वो धोखा नहीं दे सकता था। पारस के लिए रास्ता साफ था।
वो कहीं से भी टेलीफोन के जरिए कर्नल से राब्ता कायम कर सकता था, लेकिन वो भी बला का मक्कार था। ये अच्छी तरह समझता था कर्नल ने उसे गिरफ्तार करने के लिए कैसे कैसे जाल बिछाए होंगे। लिहाजा उसने अपने घर के टेलीफोन से राब्ता कायम किया, फिर बाहर जाकर टेलीफोन के खंभे पर चढ़कर वहां का तार काट दिया। अब कोई ये इल्जाम नहीं दे सकता था फोन डॉन मॉरिस के बंगले से किया गया है। उसने बड़ी चालाकी से काम किया था। उसे टेलीपैथी के सहारे की जरूरत नहीं थी। मैं बीच में ना पड़ता तब भी वो दुश्मनों की गिरफ्त में ना आता, लेकिन उसे मोशे कौलान के मुतालिक मालूमात हासिल ना होती। कर्नल जैक्सन उसे गलत इत्तला देता, गलत राह पर लगाता, दूसरी तरह से जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लेता। बहरहाल मैंने ख्यालखानी के जरिए दुश्मनों को ऐसी कोई चाल चलने का मौका नहीं दिया था। पारस ने मोशे कौलान के मुतालिक तफसीलात जहन नशीन कर ली थीं। उसके बाद ही वो घर से निकल गया था। ऐसे वक्त फिर मैं परेशान हो गया। वो समंदर के साहिल पर जरूर जाएगा। हो सकता है आज ही उससे टकरा जाए। मोशे कौलान योगा का माहिर था। मैं उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकता था। अगर वहां पहुंच जाता तो फिक्र की कोई बात ना होती। इन हालात में फिर नैन्सी की जरूरत पड़ गई। मैं उसके दिमाग में रहकर उसे नींद से बेदार कर सकता था और समंदर के साहिल की तरफ ले जा सकता था। वो तन्वीमी नींद सो रही थी। पिछली रात मेरे बेटे पारस की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। मैं उस वक्त से ये बात जानता हूं जब मेरे दोनों बेटे शमाबीनी की मशक़ें किया करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी जहानत और उनके तजुर्बे की पुख्तगी उनकी आंखों में और उनके लबो लहजे में वो सहर फूंक देगी, जिसके जरिए ये किसी की भी आंखों में झांक कर उसके दिमाग को अपने काबू में कर सकेंगे। पिछली रात पारस ने नैन्सी पर तजुर्बा किया था और वो उसका पहला कामयाब तजुर्बा था। मैं नैन्सी के पास पहुंचा। वो तन्वीमी नींद से बेदार हो चुकी थी। अलमारी से लिबास निकालकर बाथरूम में गुस्ल के लिए जा रही थी। मैं ऐसे वक्त उसके दिमाग में नहीं रह सकता था। मजबूरन वहां से निकल आया। जब वो 1 घंटे बाद गुस्ल वगैरह से फारिग होकर लिबास पहनकर मेकअप करने के बाद पारस के बेडरूम में पहुंची, तब मेरे शुबे की तस्दीक हो गई। वो अलग सुबह समंदर के साहिल की तरफ गया होगा। पता नहीं वहां अब तक क्या हो चुका होगा। नैन्सी स्टील मिल पहुंची। वो दफ्तर में मौजूद था। उसने अपने बेडरूम में एक कैसेट रिकॉर्डर नैन्सी के लिए छोड़ा था और उस रिकॉर्डर में रुमानी फ़िक्रे छोड़ आया था कि पिछली रात तुम मेरे बहुत करीब थीं, सर से पांव तक मेरी थीं, और पिछली रात तुम मुझसे बहुत दूर थीं, मुझसे बहुत ज़्यादा खौफजदा थीं। मैं तुमसे दफ्तर में मिलूंगा और देखूंगा कि तुम मुझसे बहुत दूर हो या बहुत करीब। नैन्सी ने दफ्तर में पहुंचते ही उसकी गर्दन में बाहें डालकर कहा, देख लो, मैं तुमसे करीब हूं। मैं उसके दिमाग से निकल आया। उधर क़यामत करीब थी। मैं करीब नहीं रह सकता था। वैसे मैं जानता था मेरा बेटा उससे कतराएगा। एक दिन उसे तंजीम वाले मुल्क से वापस जाना था और वो एक शरीफ, इज्जतदार और बाहया लड़की के जज्बात से खेल कर नहीं जाना चाहता था। मैं 1 मिनट के बाद नैन्सी के पास पहुंचा तो वो मुंह फेरे नाराज़गी का इजहार कर रही थी और पारस कह रहा था, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम बेहद हसीन हो। तुम्हें देखकर मेरा दिल धड़कता है। मैं सारी जिंदगी तुम्हें अपनी धड़कनों से लगाए रखना चाहता हूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मुझसे शादी करने के बाद तुम पछताओगी। एक दिन मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा। वो पांव पटक कर बोली, क्यों चले जाओगे? मुझे ये ना कहना कि तुम शैतान हो और तुम डॉन मॉरिस के जिस्म में समा चुके हो। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हें हर हाल में, हर सूरत में कबूल करती हूं। वो अपने जज्बात का इजहार कर रही थी। मैं उसके जरिए मालूम करना चाहता था पारस समंदर के साहिल पर जाकर क्या करता रहा था। मैंने नैन्सी की जबान से पूछा, ये बताओ, तुम सुबह सवेरे कहाँ चले गए थे? उसने हैरानी से उसे देखा, फिर कहा, तुम अपनी मोहब्बत और जज्बात का इजहार करो। ये क्यों पूछ रही हो? कहाँ गया था और क्या कर रहा था? देखा नहीं कि यहां मिलने का वादा किया और मिल रहा हूं। मैंने समझ लिया, अभी इन दोनों के पास रहकर मोशे कौलान के बारे में कुछ मालूम नहीं कर सकूंगा। लिहाजा कर्नल जैक्सन के पास पहुंच गया। उससे कहा, मैं मोशे कौलान की खैरियत मालूम करना चाहता हूं। उससे फ़ोन पर राब्ता कायम करो। वो बहुत परेशान था। कहने लगा, जनाब फरहाद साहब, आप मेरे दिमाग में हैं, खुद ही मालूम कर लें। मैंने चुपचाप उसके दिमाग को पढ़ना शुरू किया। पता चला आज सुबह वो समंदर के साहिल पर दौड़ लगाने के बाद अपने बंगले में वापस आया तो वहां किसी ने ब्लोइंग पाइप के जरिए एक सुई उसके जिस्म में पेवस की थी, जिसके बाद उसके हाथ पांव शल हो गए, आसाब कमज़ोर पड़ गए थे और वो अपनी जगह से हरकत करने के काबिल नहीं रहा था। ऐसे ही वक्त कोई कदावर जवान चेहरे पर मास्क पहने उसके सामने आया। फिर उसने एक चाकू निकाला
और उस चाकू से मोशे कोलान की एक आंख निकाल कर ले गया। साथ ही एक रुक्का छोड़ गया। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे खतरनाक फाइटर से दो दो हाथ कर सकता था, लेकिन अपनी सोनिया मम्मा का शागिर्द हूं। वो अच्छी फाइटर होने के बावजूद लड़ने में वक्त ज़ाया नहीं करती। कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम निकाल कर चली जाती हैं। मैं भी इस कमीने बदजात की एक आंख निकाल कर ले जा रहा हूं। इसने मेरी शीबा मम्मी को शैतान बनकर देखा था। होना तो ये चाहिए था कि इसकी दोनों आंखें निकाल कर ले जाता, लेकिन मैं चाहता हूं जब तक ये जिंदा रहे अपनी एक आंख से दुनिया को देखता रहे और सोचता रहे। अब एक आंख है, क्या वो किसी इज्जतदार लड़की को बेहया नज़र से देख सकता है? मैं किसी दूसरे मरहले में इसका हाथ काट कर ले जाऊंगा, क्योंकि इसने नापाक हाथों से मेरी मम्मी का हाथ पकड़ा होगा। तीसरे मरहले पर मैं इसकी एक टांग काटूंगा, क्योंकि इन कदमों से चलते हुए मेरी मम्मी तक पहुंचा होगा। मैं वक्फे वक्फे से इसके थोड़े थोड़े टुकड़े करूंगा। तुम में से कोई अपने इस जाले मिलिट्री ऑफिसर को बचा सकता है तो बचा ले। मुझे मोशे कोलान के बाद ब्लाइंड क्लब के मेंबरान की ज़रूरत है, जिनकी दोबारा गंदी प्लानिंग के बायस मेरी मासूम बीवी जोजो को अगवा किया गया था। उसकी इज्जत की भी धज्जियां उड़ाने की नाकाम कोशिश की गई थी। मैं तुम जैसे जलील प्लान मेकरों को चुन चुन कर ऐसी इबरतनाक सजाएं दूंगा कि आइंदा तुम में से कोई फराद अली तैमूर की फैमिली की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं करेगा। इस तहरीर के नीचे पारस का नाम लिखा हुआ था। मैं ये सारी बातें कर्नल जैक्सन के दिमाग से पढ़ रहा था। पारस ने घंटे 2 घंटे में ये वारदात कैसे की होगी, ये तो मोटी सी अकल से भी समझा जा सकता था। एक तो उसके पास मोशे कोलान का मुकम्मल पता था। वो समंदर के साहिल पर महज इसलिए गया होगा कि वो मुख्तसर से लिबास में दौड़ लगा रहा होगा। उसका बाजू, उसका पांव यकीनन नंगा होगा। इस तरह वो उसके जख्मों को देखकर उसकी शनाख्त कर चुका होगा। फिर वो उसके बंगले में जाकर छुप गया होगा। वहां भी उसने उसी को देखा होगा जो साहिल पर दौड़ लगा रहा था और जिसके बाजू और रान पर जख्मों के निशान थे। तब ये समझ लेने में कोई शुबा नहीं रहा होगा कि वही मोशे कोलान है। उसने ज्यादा हंगामा करना मुनासिब नहीं समझा था। सोनिया की तरह उसके पास भी एक नन्ही सी नलकी थी, जिसमें एक मेडिकेटेड सुई मौजूद रहती थी। उस नलकी को मुंह में रखकर फूंक मारने से सुई ठीक निशाने पर जाकर पेवस्त हो जाती थी। इस तरह उसने मोशे कोलान को बेदस्तो पाक कर दिया था। फिर बड़ी आसानी से उसकी आंख निकाल ली थी और एक रुक्का लिखकर उसके पास छोड़ गया था। उसका तरीक़ेकार समझ में आ रहा था। वैसे उसका ये चैलेंज मुझे पसंद नहीं आया कि आइंदा वो मोशे कोलान का एक हाथ काटेगा। उसे ऐलान नहीं करना चाहिए था। इस तरह उसने अपने रास्ते में खतरात और ज्यादा बढ़ा लिए थे। उसे चुपचाप जो करना था कर गुजरता तो बेहतर होता। मैं मोशे कोलान के पास आ गया। अब ना तो वो पराई सोच की लहरों को महसूस कर सकता था, न ही योगा की महारत का इजहार कर सकता था। मुझे तवक्को थी उसके दिमाग से कुछ अहम मालूमात हासिल कर सकूंगा, लेकिन तवक्को से कुछ ज्यादा ही मालूमात हासिल होने लगीं। मेरा दूसरा बेटा पारस तोम अमरीका में था और उस वक्त तक वहां रहना चाहता था जब तक कि तमाम टेलीपैथी जानने वालों का सुराग न लगा ले। अभी वो चेरी जैकब तक पहुंचा हुआ था। पहले हमारी नजरों में सुपर मास्टर आया। मैंने उसकी टेलीपैथी समेत उसे फना कर दिया। दूसरा टेलीपैथी जानने वाला जेरी जैकब न्यूयॉर्क में पारस के हत्थे चढ़ गया था। आज मोशे कोलान के दिमाग में पहुंचकर मालूम हुआ कि तीसरा टेलीपैथी जानने वाला एक तंजीम वाले मुल्क का है और वो आजकल तंजीम वाले मुल्क के किसी शहर में है। उस तीसरे का नाम डैनी तानियाल था। वो अगरचे तंजीम वाला था, लेकिन अमरीकी हुकूमत का वफादार था। ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए जो 7 टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए गए थे, उनमें से एक तंजीम वाले का इंतखाब खूब सोच समझ कर किया गया था। उसका पिछला रिकॉर्ड जाहिर करता था कि वो दामे दरमे सुखने हर पहलू से अपने मुल्क अमरीका और अमरीकी हुकूमत को तरजीह देता है। उसके बाद तंजीम वाली कौम की हिमायत में कुछ बोलता है। इंसान खा कितना ही वफादार और जानिसार हो, वो अपनी बुनियाद और अपने आगाज को कभी नहीं भूलता। कोई अहम मामला हो तो वो अपनी बुनियाद की तरफ जरूर लौट जाता है। मेरी ही मिसाल काफ़ी है। मैं और मेरे बच्चे कभी पाकिस्तान में नहीं रहते। हमारा मुस्तकिल क़याम बाबा साहब के इदारे में है। हमारा ताल्लुक़ पेरिस से है। हमारी वफादारी फ्रांसीसी हुकूमत से है। लेकिन पाकिस्तान पर कोई आँच आए या फ्रांसीसी हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करे तो हम बेख्तियार अपने वतन की, अपनी कौम की हिमायत में बोल पड़ेंगे और सिर्फ बोलने की हद तक महदूद नहीं रहेंगे। जब हमारे तेवर बदलेंगे तो हमारी ज़मीन की तरफ आंख उठाने वालों की या तो आंख नहीं रहेगी या आंखें झुक जाएंगी। हम फ्रांसीसी हुकूमत से वफादारी के मामले में तवाज़ुन रखते थे, मगर बहुत से जहन ऐसे होते हैं
जो तवाज़ुन कायम रखना नहीं जानते। या तो वो मगरूर होते हैं या मतलब परस्त। जब ऐसी गैर मामूली ताकत हासिल हो जाती है तो वो अपनी असलियत दिखाते हैं। डैनी दानियल ने टेलीपैथी का इल्म हासिल करने के बाद जब ये देखा कि एक सुपर मास्टर के बाद दूसरे टेलीपैथी जानने वाले को सुपर मास्टर बनाया गया है और उसका कोई चांस नहीं है, तो वो अपने मुल्क में अपनी तंजीम वाली कौम के दरमियान आ गया था। उसने तंजीम वाले मुल्क के आला हुक्काम के सामने खुद को जाहिर नहीं किया था। वहां चंद ओहदेदारों से चुपचाप राब्ता कायम करता रहा और उन्हें अपना हम ख्याल बनाकर वादा करता रहा कि वो सब अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए खामोशी से काम करेंगे और ये कभी जाहिर नहीं होने देंगे कि उनके दरमियान कोई टेलीपैथी जानने वाला मौजूद है। डैनी दानियल ने जिन खास लोगों से खुफिया तौर पर राब्ता कायम किया था, उनमें एक मोशे कौलान था। उनमें से किसी को यह मालूम नहीं था कि दानियल ने किन अहम ओहदेदारों से राब्ता कायम किया है। उसने उन्हें समझा दिया था कि ये एहतियाती तदबीर है। अगर फराद या उसका कोई साथी टेलीपैथी जानने वाला तुम में से किसी के दिमाग में आएगा तो वो सिर्फ तुम्हारी हद तक महदूद रहेगा, तुम्हारे जरिए दूसरे ओहदेदारों तक नहीं पहुंच सकेगा। यही वजह थी कि मैं मोशे कौलान के दिमाग से इतना कुछ मालूम करने के बाद भी ये ना मालूम कर सका कि बाकी दूसरे ओहदेदार कौन लोग हैं। वैसे तीसरे टेलीपैथी जानने वाले का सुराग मिल गया था। उसके बाद जो अहम मालूमात हुई थीं वो ये थीं कि तीसरा टेलीपैथी जानने वाला डैनी दानियल मेरे बेटे पारस की ताक में है। जब मैं मेजर के जरिए कर्नल जैक्सन के दिमाग में मौजूद था, उसने ये मालूम कर लिया था कि पारस ऐसे शख्स का नाम और पता ठिकाना मालूम करना चाहता है जिसने डमी फराद बनकर उसकी मम्मी शीबा को धोखा दिया था। इधर मैंने कर्नल जैक्सन को धमकी दी थी कि वो इस सिलसिले में मोशे कौलान को कुछ न बताए, लेकिन दानियल ने उसके दिमाग में पहुंचकर पारस के मुताल्लिक बता दिया था कि वो उसकी ताक में है और उससे इंतकाम लेने के लिए कोई खतरनाक कदम उठा सकता है। मोशे कौलान को अपनी जहानत और सलाहियतों पर बड़ा नाज था। फिर एक टेलीपैथी जानने वाला दानियल उसके दिमाग में आता जाता रहता था। उसने पारस से ज्यादा खतरा महसूस नहीं किया। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस रात वो कर्नल जैक्सन के जरिए उसका नाम और पता मालूम करना चाहेगा, उसकी सुबह ही उस पर हमला कर बैठेगा। बेशक पारस का हमला कामयाब हुआ था, लेकिन डैनी दानियल की मौजूदगी से खतरात बहुत बढ़ गए थे। उसकी जरा सी गलती दानियल को यह बता सकती थी कि वो डॉन मॉरिस के रूप में छुपा हुआ है। मैं अपनी मौजूदगी जाहिर किए बगैर उसके इल्म में यह बात ला सकता था। ये बात पारस को जितनी जल्दी मालूम होती उतना ही अच्छा होता। मेरे पास फौरी तौर पर एक नैन्सी ही जरिया बनी हुई थी। मैं कोई दूसरा जरिया इख्तियार करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। पारस से यह तवक्को नहीं थी कि वो मोशे कौलान पर दोबारा हमला करने और उसका हाथ काटने के सिलसिले में देर करेगा। वो बड़ी तेजी से किसी भी मंसूबे पर अमल करता था। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर मोशे कौलान के दिमाग में पहुंच गया। डॉक्टरों ने उसकी आंख की मरहम पट्टी कर दी थी। तकलीफ से निजात दिलाने के लिए नींद का इंजेक्शन दिया था, इसलिए वो सो रहा था। मैं थोड़ी देर तक उसके दिमाग में खामोश रहा। डैनी दानियल उसकी हिफाजत के लिए वहां मौजूद हो सकता था और पारस के दूसरे हमले के सिलसिले में कोई बात कर सकता था, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं पारस को किसी तरह इस खतरे से आगाह करना चाहता था और परेशान हो रहा था कि ऐसे वक्त क्या करना चाहिए। तब एक तदबीर समझ में आई। जब पारस डॉन मॉरिस के रूप में समार्था से शादी करने के बाद तंजीम वाले मुल्क पहुंचा था और एयरपोर्ट में नाना से और नैन्सी से मुलाकात की थी, तो मैं समार्था के दिमाग में मौजूद था। जब जमाल बिन मुस्तफ़ा पुलिस वालों से बचता हुआ एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल हुआ और उसने अपनी हिफाजत के लिए पारस को यरगमाल बनाने की कोशिश की, तो मैं जमाल बिन मुस्तफ़ा के दिमाग में भी पहुंच गया था। अब वो मुजाहिद मेरे काम आ सकता था। मैंने उसके लबो लहजे को और उसकी आवाज़ को अच्छी तरह याद किया, फिर ख्यालखानी करता हुआ उसके पास पहुंच गया। वो हैफा के इलाके में एक मकान के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। वो मकान एक मुसलमान ताजिर का था। वो उस ताजिर के छोटे भाई की हैसियत से वहां रहा करता था। उसने अपने चेहरे में थोड़ी सी तब्दीली की थी। दाढ़ी मूंछ का इजाफा किया गया था। एक आंख में ऐसा लेंस लगाया था जिससे आंख पत्थर की लगती थी। सर के बाल छोटे छोटे से थे। कोई उसे देखकर जमाल बिन मुस्तफ़ा नहीं कह सकता था। जब वो जिहाद के लिए निकलता तो दाढ़ी मूंछ साफ करा देता था, आंख से लेंस निकाल देता था और लंबे बालों की विग पहन लिया करता था। उन दिनों वो 4 मुजाहिदीन की रिहाई का मुतालबा कर रहा था, जिन्हें हैफा की एक जेल में बंद कर दिया गया था। उन पर झूठा मुकदमा चलाया जाने वाला था। वो एक सोफे पर बैठा हुआ कोई ऐसी तदबीर सोच रहा था जिस पर अमल करके अपने साथियों को जेल से रिहा करा सके।
मैंने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। उसने झुककर सामने सेंट्रल टेबल पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया, फिर स्टील मिल के दफ्तर के नंबर डायल किए। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से पारस की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, नेशनल स्टील मिल्स। मैंने जमाल बिन मुस्तफ़ा की ज़बान से कहा, हेलो, क्या तुम मेरी आवाज़ से मुझे पहचान सकते हो? पारस ने चौंक कर पूछा, कौन? जमाल बिन मुस्तफ़ा? अरे वाह शहजादे वाह, तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी तेज़ है। मुख्तसर सी मुलाकात रही और तुमने मुझे आवाज़ से पहचान लिया। उसने पूछा, तुम्हें मेरा फ़ोन नंबर कैसे मालूम हुआ? यह भी कोई पूछने की बात है? एक अरबपति मिल ऑनर के नवासे हो, तुम्हारा फ़ोन नंबर मालूम कर लेना कौन सी बड़ी बात है। जवान, तुम मेरे मोहसिन हो। मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि किसी का एहसान ज़्यादा देर अपने सर पर नहीं रखता। अभी ये एहसान उतारना चाहता हूँ। अच्छा, कैसे उतारना चाहते हो? तुम्हें एक ज़बरदस्त ख़तरे से आगाह कर रहा हूँ। क्या तुम ये मानते हो कि टेलीपैथी का इल्म एक हकीकत है और उसका जानने वाला बड़ी आसानी से किसी के दिमाग में पहुंचकर उसके अंदर का भेद मालूम कर लेता है? हाँ, मैं ये मानता हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? यहाँ एक टेलीपैथी जानने वाला मौजूद है। मैंने अब तक उसकी सूरत नहीं देखी, लेकिन उसके अमल से पहचान किया हूँ। वो दुश्मन हम लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है और तुम्हारे लिए भी बन सकता है, क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी। मेरी फिक्र ना करो, पुलिस और इंटेलिजेंस वाले मेरी तरफ से मुतमईन हो गए हैं। वो जानते हैं कि तुम मुझे यरगमाल बनाकर ले जा रहे थे। हकीकत कोई नहीं जानता। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अगर वो टेलीपैथी जानने वाला कभी मेरे दिमाग में पहुंचकर मुझे कमज़ोर बनाएगा और मेरे अंदर की बातें मालूम करेगा, तो उसे यह भी मालूम हो जाएगा कि डॉन मॉरिस नामी एक जवान ने मेरे फरार होने के सिलसिले में मेरी भरपूर मदद की थी। हाँ, वो इस तरह तो मालूम कर सकता है, लेकिन तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि यहाँ कोई टेलीपैथी जानने वाला मौजूद है? मेरे 4 साथी इस वक्त हैफा की जेल में हैं। उस कम वक्त ने उनके दिमागों में पहुंचकर मालूम कर लिया था कि वो मुजाहिदीन हैं, बज़ाहिर आम शहरी बनकर रहते हैं और बातिन तंजीम वाली हुकूमत के मुखालफत करते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि वो चारों मेरी असलियत नहीं जानते, मेरा असल ठिकाना नहीं जानते, वरना वो टेलीपैथी जानने वाला उनके दिमाग से मेरे दिमाग तक पहुंच जाता। हाँ, तुम दुरुस्त कहते हो। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने एक टेलीपैथी जानने वाले के वजूद से आगाह किया। मैं भी किसी का एहसान ज़्यादा देर सर पर नहीं रखता। बोलो, तुम्हारे 4 साथियों के नाम क्या हैं? मैं उन्हें जेल से निकाल लाऊंगा। उन्हें कहाँ पहुँचाना है ये भी बता दो। नहीं मेरे दोस्त, नहीं। मेरे और साथियों के बारे में मज़ीद सवाल ना करो, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे मुताल्लिक कोई सवाल नहीं किया। ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है। मेरे लिए इतना ही जान लेना काफ़ी है कि तुम मुसलमान हो। यकीनन किसी मकसद के तहत यह रूप इख्तियार किया होगा। हो सकता है मेरी तुम्हारी मंजिल एक ही हो। जब हम मंजिल के करीब पहुंचेंगे और एक दूसरे के सामने आएंगे, तो फिर एक दूसरे पर एहसान करेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। उसने रिसीवर रख दिया, फिर आराम से टेक लगाकर सोफे पर बैठा और खला में तकने लगा। मैंने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो एकदम से हड़बड़ा गया, एक हाथ अपने सर पर रखकर सोचने लगा। अभी मुझे क्या हुआ था? ऐसा लगता है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा था और नींद की हालत में फ़ोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल कर रहा था, किसी से बातें कर रहा था। बातें भी कुछ कुछ याद हैं। शायद उसी अरबपति के नवासे से गुफ्तगू कर रहा था। आखिर ये सब क्या है? मैंने कहा, इसे टेलीपैथी कहते हैं। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर बोल रहा हूँ। मैं फराद अली तैमूर हूँ। वो एकदम से उछल कर खड़ा हो गया, फिर बेयकीनी से बोला, फराज साहब, आप क्या वही फराज साहब हैं जिनका जिक्र हदीक़ा करती थी? हदीक़ा का नाम सुनते ही अचानक मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये उन दिनों की बात है जब आतिश जवान था। मैंने बैरूत से कई 100 किलोमीटर के फासले पर साहिली खले में उसके साथ ऐसे रंगीन व संगीन लम्हात गुजारे थे जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता था। हमारी मोहब्बत अजीब व गरीब थी। हम एक दूसरे के बहुत करीब थे, जैसे सांसें इंसान की जान के करीब होती हैं। इसके बावजूद आज तक मैंने हदीक़ा का चेहरा नहीं देखा था। एक मेरी ही क्या बात है, उसके साथ बरसों से जिहाद करने वाले मुजाहिदों ने भी उसकी सूरत नहीं देखी थी। वो हमेशा चादर ओढ़े रहती थी और उसका चादर का घूंघट इस तरह बनाए रखती थी कि उसकी ओट से दुनिया को देखती थी, लेकिन दुनिया वाले उसे नहीं देख सकते थे।
ऐसी ही हालत में वो इतनी खतरनाक हमलावर साबित होती थी कि दुश्मन उसके नाम से कांपते थे। मैंने जमाल बिन मुस्तफ़ा से कहा, हदीक़ा ने अपने एक महबूब की लाश के पास कसम खाई थी, जब तक अपने महबूब के कातिल तंजीम वालों को चुन चुन कर ख़त्म नहीं करेगी और अपने मुल्क को आज़ाद नहीं कराएगी, उस वक्त तक ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं बोलेगी, गूंगी बनकर रहेगी और अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगी, हमेशा चादर में छुपी रहेगी। उसने कहा, हाँ हाँ, वो आज भी अपनी उस कसम पर अमल कर रही है। हम में से किसी ने ना तो उसका चेहरा देखा है और ना उसकी आवाज़ सुनी है। फिर तुम कैसे कहते हो कि हदीक़ा मेरा जिक्र करती है? उसका अंदाज कुछ अजीब है। जब वो साहिल पर होती है तो रेत पर आपका नाम लिखती है, जब कश्ती में सफ़र करती है तो पानी में अपने कलमे की उंगली फेरती है। हम साफ तौर पर उसके नाम के हिज्जे पढ़ लेते हैं। जो आपको करीब से जानते हैं वो कहते हैं, हदीक़ा कभी कागज़ पर या किसी दीवार पर यह नाम नहीं लिखती, ऐसी जगह लिखती है जहाँ ये नाम हवा से पानी से मिट जाए, जैसे आप उसकी ज़िंदगी में आए और जीते जी मिट गए। मुझे उसका जिक्र सुनकर दुख हो रहा था। मैं तो समझ रहा था इस तवील अरसे में शायद वो इस दुनिया से रुखसत हो गई होगी। मुजाहिदों की ज़िंदगी का क्या भरोसा, पानी के बुलबुले होते हैं, आज मौजूद हैं कल नाबूद हो जाते हैं, लेकिन वो मौजूद थी। मैंने पूछा, वो अब कहाँ है? कुछ पता नहीं जनाब, 6 महीने पहले बैरूत में देखा था, अब खुदा जाने कहाँ होगी। हदीक़ा ने मुझसे अजब रिश्ता कायम किया था, न बोलने का रिश्ता था न एक दूसरे को देखने का। अब मैं उसके दिमाग में भला कैसे पहुंचता? कभी मैंने उसकी आंखें नहीं देखीं, कभी उसकी आवाज़ नहीं सुनी, कभी तकदीर ही हमें मिला सकती थी। मैंने कहा, तुम अपनी तंजीम वालों के ज़रिए हदीक़ा का सुराग लगाओ, मुझे उससे मिलकर खुशी होगी। हाँ, मेरे आदमी उसे ज़रूर तलाश करेंगे। अगर तुम्हारे 2-4 साथी जेल से फरार होने में कामयाब हो जाएं, तो तुम उन्हें किस तरह खुफिया अड्डे तक पहुंचा सकोगे? हम पहले से इंतजामात मुकम्मल रखते हैं। जैसे ही हमारा कोई साथी फरार होने में कामयाब होता है, हम उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। तो फिर इस जेल के करीब कहीं मौजूद रहो, मुझे जगह बता दो, तुम्हारे चारों साथी वहां पहुंच जाएंगे। वो खुश होकर बोला, आपने मेरी दिल की बात कह दी। मैं आपसे यही दरखास्त करने वाला था। तुम जेल के सामने गाड़ी लेकर तैयार रहो, तुम्हारे वो चारों साथी वहां से निकलेंगे। इससे पहले कि तुम जेलर से या जेल के किसी सीनियर ऑफिसर से फ़ोन पर गुफ्तगू करो, मैं उसके दिमाग में पहुंचना चाहता हूं। उसने रिसीवर उठाया, नंबर डायल करके राब्ता कायम किया, जेलर से गुफ्तगू की, यूं उनके पास मुझे पहुंचा दिया। मैं थोड़ी देर उसके पास रहकर जेल खाने के कवायद व कवानीन मालूम करता रहा। फिर एक रजिस्टर खोलकर उसके हाथ से लिखवाया। वो लिखने लगा, मुझे अभी फ़ोन के ज़रिए आला अफसर ने हुक्म दिया है कि उन 4 मुजाहिदों को जो मेरी जेल में कैदी की हैसियत से हैं, उन्हें हैफा जेल से जाफा जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। उसने रजिस्टर में ज़रूरी खानापुरी करने के बाद सिपाहियों को हुक्म दिया, जेल की गाड़ी दरवाजे पर लाओ और इन 4 कैदियों को मुसल्ला गार्ड के साथ इसमें बिठा दो। उसके हुक्म की तामील होने लगी। कैदियों को ले जाने वाली गाड़ी जेल के अंदर दाखिल हुई। उसमें उन 4 कैदियों को बिठा दिया गया। जो मुसल्ला सिपाही उन्हें ले जा रहे थे, मैंने जेलर से उनकी गुफ्तगू कराई, उनकी आवाज़ और लबो लहजे को सुना। गाड़ी ड्राइव करने वाले के दिमाग में भी पहुंच गया, जमाल बिन मुस्तफ़ा यकीनन जेल खाने के बाहर इंतज़ार कर रहा होगा। मैं अभी उसे बता नहीं सकता था कि उसके साथी कैदियों की गाड़ी में जा रहे हैं। अगर मैं जेलर के दिमाग को ज़रा देर के लिए भी छोड़ देता तो खेल बिगड़ जाता। जब कैदियों की गाड़ी वहां से चल पड़ी तो मैं जेलर को उसके कमरे में लाया, उसकी अलमारी से शराब की बोतल निकाली, फिर उसे वॉशरूम में ले गया। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद किया, बोतल का मुंह खोला, फिर उसे मुंह से लगाकर घटाघट पीता चला गया। अगर वो अपने आप में होता तो कभी पानी मिलाए बगैर और एक एक पैक बनाए बगैर शराब ना पीता, जबकि वो खालिस शराब हलक से उंडेलता जा रहा था। जब उसने आधी बोतल हलक से उंडेल ली तो मैंने उसके मुंह से बोतल हटा दी। मेरे हर मामूल के साथ यही होता है। जैसे ही मैं दिमाग को आज़ाद छोड़ता हूँ, वो चकरा कर रह जाता है कि वो दिमागी तौर पर किस तरह गायब हो गया था। लेकिन उसे अपने बारे में सोचने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। आधी बोतल शराब अपना असर दिखा रही थी। उसका सर घूम रहा था। वो हाथ में बोतल पकड़े हुए था, उसे गौर से देख रहा था, मगर ये सोचने की क़ुव्वत नहीं थी कि बोतल कहाँ से आ गई और वो बाथरूम में कैसे पहुँच गया। मैंने उसके मुंह से फिर बोतल लगाई, उसे थोड़ी सी और पिलाई।
फिर उसे उसके हाल पर छोड़कर जमाल के पास आ गया। उससे कहा, कैदियों को ले जाने वाली गाड़ी हैफा रोड पर जा रही है, उधर चल पड़ो, मगर गाड़ी वालों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथी खुद ब खुद तुम्हारे पास आएंगे। गाड़ी के पिछले हिस्से में उन 4 मुजाहिदों के साथ 2 मुसल्ला सिपाही बैठे हुए थे और 2 मुसल्ला सिपाही ड्राइवर के साथ अगली सीट पर थे। पिछली तरफ से एक सिपाही ने आवाज़ दी, गाड़ी रोको, एक कैदी मर रहा है, उसे फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। अगली सीट से दोनों मुसल्ला सिपाही फौरन बाहर आ गए। फिर उन्होंने पिछला दरवाज़ा खोलकर पूछा, क्या बात है? मेरे मामूल सिपाही ने अपनी बंदूक से 2 गोलियां चलाईं, दोनों को निशाना बनाया। उसके साथ बैठे हुए सिपाही ने उस पर हमला करते हुए कहा, यह तुमने क्या किया? मालूम होता है तुम्हारा दिमाग चल गया है। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे अलग किया, फिर उसके हाथों अपने मामूल सिपाही को हलाक करा दिया। ड्राइवर भी अपनी सीट से उतर आया था। वह दूर खड़ा हैरानी से यह तमाशा देख रहा था और सहमा हुआ था। अब आखिरी बचे हुए सिपाही ने उन 4 कैदियों से कहा, चलो उतरो और यहां से भाग जाओ, वो पीछे आने वाली गाड़ी तुम्हारे इंतजार में खड़ी है।